हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप लोग अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी बच्चे 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी इस टाइम आपका स्टडी। ठीक है, अच्छे से अपना पढ़ाई करें। कोई भी डाउट हो तो आराम से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं और MCQ के ज़रिए आप अपना जो भी डाउट है वो क्लियर करें। जो भी MCQ का वीडियो अपलोड हो रहा है उसे डेली देखें। हर रोज़ उस वीडियो का जो भी क्वेश्चन है अगर आपको समझ नहीं आया तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको जैसे भी सुविधा हो वैसे करके अपना जो भी डाउट है उसे क्लियर करें। आज जैसे कि आप समझ रहे होंगे हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। वो टॉपिक होने वाला है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हम लोगों ने वायरसेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है MCQ के साथ और कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा है। इसके साथ ही हम लोगों ने किंगडम मोनेरा भी कंप्लीट करी है। इसके बाद आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के 30+ MCQ। जो भी हम लोगों ने NCERT से पढ़ा है वो तो बेस है ही, उसके साथ ही हम MCQ इसलिए देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को NCERT में नहीं मिला वो आप लोगों को इससे कवर अप हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो छूटे। जो भी क्वेश्चन 80% जो है वो NCERT से आता है, लेकिन 20% क्वेश्चन जो है वो बुक से बाहर आता है। तो वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसी पे बात करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर है। इसमें भी हम लोग 30+ MCQ देखने वाले हैं। जो भी हम लोगों ने NCERT में पढ़ा है उससे रिलेट करेंगे। इसके बाद जो बच्चे अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को क्या करें, जाकर देखें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को देखेंगे नहीं आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप MCQ को कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट का जो क्लैरिटी है वो एकदम होना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो सेशन है वो है किंगडम प्रोटिस्टा का MCQ। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें। और इसके साथ ही और भी MCQ आप लोग को अलग अलग बुक के है आप लोगों के पास, वो सारे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये टाइम दो ही चीज़ करने का है, पहला तो रिवीजन और दूसरा MCQ का प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छे से करें MCQ का प्रैक्टिस और बाहर जो भी चीज़ें हैं उसे अभी ना पढ़े। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है पहले से उसे ही रिवाइज़ करें, कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़े जिससे आप लोगों को क्या हो, टेंशन हो कि ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया। इसलिए जो भी चीज़ आपने पढ़ी है बस उसी चीज़ को रिवीजन करें, NCERT को बेस माने, NCERT से बहुत अच्छे से उसे कंप्लीट करें NCERT को। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, क्या है किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्रुप है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो यहाँ पे, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोड्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें से कौन सा है जिसमें प्रोटीन रिच लेयर होता है और उस लेयर को हम पेलिकल कहते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोलते हैं, हम पेलिकल बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है वो ग्रुप है, तो आप बता सकते हैं ये सारे जो है वो प्रोटिस्टा ही हैं। तो इसमें से कौन सा जो है जिसमें प्रोटीन रिच लेयर देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे जो टिक करना है वो है यूग्लेनोइड। आप लोगों ने पढ़ा है इसे NCERT में। जो स्टूडेंट्स NCERT को अच्छे से समझ चुके होंगे उन्हें पता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो B होने वाला है, यूग्लेनोइड्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये सारे चीज़ें किन में, कौन से किंगडम में इंक्लूड है, तो आपको पता है ये सारा चीज़ जो है जितना भी ये सारा मेंबर है प्रोटिस्टा का। ठीक है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी है NCERT में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे ठीक है आपको गलत चूज़ करना है। यहाँ पे गलत क्या है, तो आप पहला क्वेश्चन देखो, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। क्वेश्चन नंबर क्या है कि वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। सबसे पहला गलत तो यही है, क्योंकि वो डायटम्स का जो वॉल होता है वो सिलिकॉन का बना होता है और सिलिका जो होता है वो इजिली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका है गलत तो यही हो गया। ये 3 को भी देख लेते हैं। डायटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। ये बिल्कुल सही है कि डायटोमेसियस अर्थ जो है वो किससे बनता है, किससे फॉर्म होता है, सेल वॉल, डायटम्स का जो सेल वॉल होता है उससे। इसके बाद डायटम्स आर चीप प्रोड्यूस इन द ओशियन, एकदम सही है।
डायटम्स को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं ओशियन का, ठीक है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तीनों चीज़ जो है वो सही है। गलत क्या है, तो गलत जो है वो आपको एक चीज़ है, वो है 1 सेकेंड, गलत आपका बस एक है, वो है ए। क्वेश्चन जो भी ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि जो डायटम्स का वॉल होता है वो इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, इजीली उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सिलिका का बना होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। 4 में क्या है, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ भी आपको वही चूज़ करना है, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहला, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, एकदम सही है, सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में नहीं होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डी लिखा गया है, आप लोग सही कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एकदम सही है। प्रोटिस्टा जो है फोटोसिंथेटिक होता है और इसके साथ ही वो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, अपना खाना जो है खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है, सम फंजाई आर एडिबल, बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है और सही भी है। कुछ फंजाई जो होता है एडिबल होता है, मतलब हम उसे खा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम हो गया, ठीक है, मशरूम हम लोग खाते हैं, तो ये फंजाई जो है वो एडिबल होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमेलिया में, प्रोटिस्टा के पास जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। इसके बाद फंजाई जो है वो एडिबल होता है, मतलब कुछ फंजाई जो हम खा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, लेकिन यहाँ पे गलत है क्योंकि मोनेरा में कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसलिए तो ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, तो गलत है आंसर नंबर डी, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो गलत क्या हो गया, डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हम लोगों ने बताया था सेल वॉल जो किस तरह का होता है, सॉप बॉक्स की तरह होता है, तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा ये, तो आप लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ये है ए, क्राइसोफाइट्स में, ठीक है, क्राइसोफाइट्स में आपको जो है वो इसमें 2 एग्जाम्पल आता है, गोल्डन डेस्मिड्स और डायटम्स, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है गोल्डन डेस्मिड्स और डायटम्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज़ कॉमन अबाउट ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, इसमें से कौन सा कॉमन है, सारा जो है मतलब सारा का एक फीचर जो कॉमन होना चाहिए वो ये है कि दे ऑल आर यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा, ये सारे जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स प्रोसेसिंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस्ड इन ग्लास कॉन्टेनिंग मराइन वाटर, द वैक्यूल विल, क्या हो जाएगा वैक्यूल इसका, डिसअपियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डिसअपियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अ प्लांट एंड एन एनिमेलिया, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमेलिया, जिसमें दोनों कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग जाकर एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से, इसका आंसर जो है वो बी है, यूग्लेना में आपको दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेगा, प्लांट का भी और एनिमल का भी। हम लोगों ने डिस्कस करी थी एनसीईआरटी में, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था सिर्फ एनसीईआरटी का, तो उसमें हमने डिटेल से बात किया है कि जो कैरेक्टर होता है प्लांट और एनिमल का वो दोनों यूग्लेना में देखने को मिलता है। इसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, इसमें से कौन प्रोटोजोआ जो है वो फ्लैजिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा जो है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइजोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्सिन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो लीवर ऑफ ह्यूमन,
ठीक है। हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर्स, बहुत जल्द आप लोग का रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम डिटेल में बात करने वाले, सॉरी डिटेल में तो नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा सा कम ही करेंगे, लेकिन बात ज़रूर करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, मतलब मलेरिया के बारे में। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाले हैं ये सारी चीज़ें प्लाज्मोडियम से रिलेटेड, क्योंकि हमने इसमें एनसीईआरटी में कवर अप नहीं करी, जो भी एनसीईआरटी में लिखा था बस वही पढ़े, लेकिन इससे एक्स्ट्रा एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो उसे हम जरूर करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम में आता है उस सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, द केमिकल यूज्ड इन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें से कौन सा जो केमिकल है वो मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मच्छर को मारने के लिए। तो आप सबको पता है DDT, ठीक है, DDT यूज़ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मलेरिया पैरासाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें से कौन मलेरिया पैरासाइट है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। तो याद रखिए आप लोग प्लाज्मोडियम मैलेडी, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात नहीं किया मलेरिया का, तो अभी आप लोगों को सीधे याद रखना है। वैसे हम बात करने वाले हैं बहुत जल्द मलेरिया के ऊपर, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, काला ज़र हो गया, ट्रिपेनोसोमा हो गया, इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये सारे हम लोग कवर अप करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पैसिव फूड इंजेक्शन इन अमीबा इज नोन एज। ठीक है, पैसिव फूड इंजेक्शन जो अमीबा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, याद रखना, सर्कमफ्लुएंस। ठीक है, सर्कमफ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन्स, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गन विच इज़ रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है चलना, ठीक है, लोकोमोशन करना। लोकोमोटरी ऑर्गन विच इज़ रॉन्ग, इसमें से कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो रॉन्ग है। हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होता है लोकोमोटरी ऑर्गन, ये सही है। पैरामेसियम का सिलिया होता है, ये भी सही है। नेरिस का पैरापोडिया होता है, ये भी सही है, लेकिन ये चीज़ गलत है क्योंकि प्लाज्मोडियम में फ्लैजिला कभी भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 14 का डी आंसर जो है वो गलत है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, काला ज़र इज़ कॉज्ड बाई। ठीक है, काला ज़र एक डिजीज़ है, हम लोग बात करेंगे। वैसे बात करी है हमने इसमें, जो भी हमने पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा उसमें बात करी है हमने, लेकिन उतना डिटेल में नहीं किया है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है तो हमें डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, काला ज़र इज़ कॉज्ड बाई, किसके वजह से काला ज़र होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से नहीं, ये तो मलेरिया है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये भी नहीं। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टा, ये भी नहीं क्योंकि ये तो है एलिफेंटेसिस वाला। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है लिस्मेनिया डोनोवनी। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, काला ज़र डिजीज़ होता है। इसके बाद स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होता है वो किसके वजह से होता है, तो वो जो है प्लाज्मोडियम की वजह से नहीं होगा, लिस्मेनिया की वजह से भी नहीं होगा, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से भी नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो है सी, ट्रिपेनोसोमा की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम बात करेंगे जिस भी क्वेश्चन के ऊपर, वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने का चांसेस है। तो ट्रिपेनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो ट्रिपेनोसोमा के वजह से होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात भी करने वाले हैं, फ्लाई कौन सा फ्लाई जिसके वजह से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्यूनिन द रेमेडी फॉर मलेरिया इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम, जो क्यूनिन होता है वो जो रेमेडी होता है मलेरिया का वो कहाँ से निकाला जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रूट ऑफ सिनकोना, जो सिनकोना ट्री होता है, सिनकोना का ट्री होता है उससे निकाला जाता है, लेकिन उसके कौन से पार्ट से निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट से निकाला जाता है या उसके छाल से निकाला जाता है या उसके पत्ते से या उसके बड से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उसका बार्क होता है, उसका जो छाल होता है उससे निकाला जाता है। क्यूनिन का जो क्यूनिन होता है वो कहाँ से निकाला जाता है मलेरिया के लिए, बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना का जो छाल होता है उससे निकाला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, एक्सप्लेजेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, ये कहाँ पे लाइफ साइकिल जो एक्सप्लेजेशन होता है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया करता है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसको माइक्रोगैमेट्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इन मलेरिया सिवरिंग अकर्स इन, मलेरिया में जो कपकपी होता है वो कब होता है, तो मेरोजोइट आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी, आरबीसी से जब मेरोजोइट लिबरेट होता है तब जो है वहाँ पे जो भी कपकपी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे भी मलेरिया का इन्फेक्शन लगा होता है। इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 20, द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, मोस्ट डेंजरस स्पीसीज जो है वो प्लाज्मोडियम का क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फैल्सीपेरम। ठीक है,
फैल्सीपेरम जो है वो बहुत डेंजरस स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ इंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। जो इंटअमीबा हिस्टोलाइटिका होता है उसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो है क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसमें से कौन जो है वो अलग है। एनोफिल्स ये भी डिजीज़ करता है, सिसी फ्लाई ये भी डिजीज़ करता है, सैंड फ्लाई ये भी डिजीज़ करता है, लेकिन ये जो है वो सिंपल फ्लाई है, ठीक है। इससे किसी को भी कोई डिजीज़ नहीं होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन होस्ट। इसमें से कौन जो है सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन होस्ट। तो इसमें से जो आंसर होने वाला वो है इंटअमीबा, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही होस्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन हम लोगों ने बात करी थी, एनसीईआरटी में होलोजोइक होता है, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है अमीबा। इसके बाद 25, मूवमेंट बाय स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा ड्यू टू चेंज इन। मूवमेंट जो होता है स्यूडोपोडिया में, ठीक है, सॉरी, मूवमेंट जो होता है अमीबा में स्यूडोपोडिया के द्वारा, वो किसके वजह से, ड्यू टू चेंज इन, तो ये हो गया विस्कोसिटी, ठीक है। इसके बाद अमीबा नॉट एग्जिबिट। अमीबा में क्या क्या होता है, लोकोमोशन होता है, हमें पता है, डाइजेशन होता है ये भी पता है, रिप्रोडक्शन होता है ये भी पता है, लेकिन एक चीज़ हमने नहीं समझी, नहीं डिस्कस करी, वो स्केलेटल, मतलब इसमें स्केलेटल नहीं होता है अमीबा में। इसके बाद विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इंक्लूड ऑल पैरासिटिक फॉर्म। कौन से प्रोटोजोन के क्लास में सारे जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जितने भी आपको क्लास मिलेंगे, जितने भी प्रोटोजोआ जितने भी मेंबर्स मिलेंगे, वो सारे के सारे जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। इसके बाद द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस होता है वो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। उसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है प्रोटोजोआ का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच सेल ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन प्रोटोजोआ। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये आपको हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो सिर्फ प्रोटोजोआ में आपको देखने को मिलेगा। विच प्रोटोजोअन इज अनलाइकली टू हैव ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें से कौन से प्रोटोजोअन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्रोटोजोअन्स इज अनलाइकली टू हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है, जो भी ऑप्शन होगा वो आप लोग बताएंगे। विच प्रोटोजोअन इज अनलाइकली टू हैव ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, जो भी पैरासिटिक होते हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे प्लाज्मोडियम, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, डायटम्स बिलोंग्स टू विच क्लासेस। डायटम जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो डायटम जो बिलोंग करता है वो क्लास है बैसिलेरियोफाइसी, ठीक है। डायटम्स किस क्लास से बिलोंग करता है, बैसिलेरियोफाइसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 31 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करी है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें बताएं और अपना डाउट को अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि जब तक आपको डाउट होगा, कभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो अच्छे से अपने डाउट को क्लियर करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।